हेलो जूनियर, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ जूनियर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैथ्स हम बहुत पढ़ चुके, डेली हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए हिंदी का सेशन लाया जाए, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज होता है वो भी पूछा जाता है 20 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का। और हमें नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो हमें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हम किसी भी सेक्शन को कम नहीं आंक सकते, सब पर हमें बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपके पेपर में आते हैं 4 पैसेज, हर पैसेज के होते हैं 5 क्वेश्चन। तो वही ये पैटर्न है, इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर आएगा। और हो सकता है ऐसे ही पैसेज या इनमें से ही कोई एक पैसेज आपको देखने को मिल जाए। तो प्लीज जुड़े प्रारंभ जूनियर जी से और अपनी तैयारी को और अच्छा करें। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगी और जब हम लाइव आते हैं वो अपडेट मिल जाएगी, और भी छोटी छोटी बातें आपको सारी वहां पर मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा सेशन। पढ़ते हैं क्या लिखा है निर्देश में। इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद है। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक का हमें वही ढंग से पढ़ना है। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए ये रहा हमारा पैसेज नंबर 1। इसको पढ़ते हैं हम। दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। मतलब किसकी बात हो रही है? राजेंद्र चोल की बात हो रही है, जो कि क्या थे? चोल राज्य के राजा थे। उन्होंने अपने जो अपना विस्तार कहां तक करा? अपने राज्य का विस्तार उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मा, मलाया, प्रायद्वीपीय, सुमात्रा आदि को अपने अधीन कर लिया। मतलब ये जो जगह को नाम है ना, उसने इनको भी जीत लिया। पहले राजा महाराजा कैसे करते थे? लड़ाई करके उस राज्य को जीत लेते थे। अगर वो जीत गए तो वो राज्य उनका। तो ऐसे ही इन्होंने इन सारे राज्य को जीत लिया था। उसका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। क्या था उनका जो राज्य था? अब इतना बड़ा राज्य है तो उन्होंने क्या करा? उसको छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त कर दिया। जैसे हमारा भारत देश भी बटा नहीं है, बटा है ना, प्रदेश में, फिर जिलों में, फिर शहर में, तहसील में। ऐसे ही उन्होंने क्या करा? अपने पूरे राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया और इन प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम कई वाला नाडुओं में बटा गया था। अब जैसे हमारे होता है ना जिला, जिला के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम पंचायत, ऐसे मतलब ऐसे ही उन्होंने मंडलम को बांटा वाला नाडुओं में। प्रत्येक वाला नाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। अब वाला नाडु से छोटा क्या होता था? गांव होता था। चोल शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गांव का संगठन किया गया था। ग्राम सभा स्वायत्त शासी संस्थाएं थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखरेख करती थी। मतलब उस टाइम पे भी ग्राम सभा होती थी, जैसे हमारे गांव में नहीं होता सरपंच, उस टाइम पे भी ऐसी व्यवस्था थी जिससे गांव में जो भी समस्याएं थी तो वहां का जो मुखिया होता था वह उस समस्या को सॉल्व कर देता था, हल कर देता था। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। मतलब अब तो ग्राम सभाएं होती है, ग्राम पंचायत है, पर ये कब की बात है? चोल साम्राज्य की बात है। उस टाइम पर भी उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं करी थी जो कि क्या है? एक सराहनीय काम है और आज के लिए क्या है? आदर्श है। मतलब आज भी हम ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे भी राजा महाराजा ने इतना सोचा और इतने व्यवस्थित तरीके से अपने राज्य का पालन पोषण किया या शासन करा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र चोल के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने उड़ीसा से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया, ये बात तो सही है, ये लिखा है। उसने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया, पहली लाइन तो सही है। दूसरी देखते हैं। उसका साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, बिल्कुल विभक्त था। प्रांतों में विभक्त था जिसे हम क्या बोलते थे? मंडलम बोलते थे, तो ये बात भी सही है।
चोल ने प्रांतों को वालानाडुओं में रखा था। प्रांत को किस में रखा था उसने? प्रांत को वालानाडुओं में रखा था। प्रांत को विभक्त था। ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम कई वालानाडुओं में बटा गया था। मतलब जो मंडल थे उसको उसने वालानाडुओं में बांटा था। ये वाला गलत ऑप्शन है। प्रांतों को वालानाडुओं में नहीं रखा था, वालानाडुओं को प्रांतों में रखा था। मतलब पहले आते थे प्रांत, जिसको बोला जाता था मंडलम। क्या बोला जाता था उसको? क्या बोला जाता था उसको? मंडलम। मंडलम। और मंडलम के अंडर में आते थे वालानाडु। जबकि क्वेश्चन या ऑप्शन ये बोल रहा है कि पहले बड़ा बड़ा यूनिट जो था वो वालानाडु था और उसके अंदर प्रांत आते थे, जबकि ये बात गलत है। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। चोल ने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, मलाया आदि को अपने अधीन किया। ये बात भी सही है, ये बात भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वालानाडु में निश्चित संख्या में होते थे। प्रत्येक वालानाडु में क्या होते थे निश्चित संख्या में? हमने अभी जब पैसेज पढ़ा था तब देखा था कि प्रत्येक संख्या में गांव होते थे। ये लाइन देखो, प्रत्येक वालानाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। मतलब इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गांव। गांव कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। चोल का साम्राज्य विभक्त था, मतलब प्रांतों में विभक्त था। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो चोल का साम्राज्य था ना वो कई प्रांतों में विभक्त था। मतलब उसने पहले प्रांत बनाए, प्रांत को मंडलम कहा, मंडलम को उसने बांटा वालानाडुओं में, फिर वालानाडुओं में कई सारे गांव होते थे। ये उसकी व्यवस्था थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। निश्चित का विलोम है। निश्चित मतलब फिक्स, तो निश्चित का विलोम क्या होता है? अनिश्चित, है ना? ये तो सभी बच्चों को पता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अनुच्छेद में प्रयुक्त प्रत्येक का अर्थ है। प्रत्येक का अर्थ होता है, हिंदी में जो प्रत्येक होता है ना उसका मतलब होता है हर एक। जैसे हम अगर कोई लाइन बोले प्रत्येक पेंसिल 10 रुपए की है, इसका मतलब हर एक पेंसिल 10 रुपए की है। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। ऑप्शन नंबर बी, इसके हिसाब से बी, यहां बी लिखा है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पैसेज कंप्लीट। इतने ही पैसेज, इतने ही इजी पैसेज आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे, जिसके क्वेश्चन आप आसानी से पढ़कर समझकर टिक कर सकते हो, जो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करो, अभी आपके पास बहुत समय है। ये रहा अगला पैसेज आपके सामने। अनुच्छेद 2, लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। यह गोमती नदी के किनारे बसा है। यह अपने राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा का क्षेत्र है। विधानसभा भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। विधानसभा में कौन बैठता है? प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठता है, उनका मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं वो बैठते हैं और विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। लखनऊ के कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। लखनऊ में क्या है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक क्या होती है? जिनका वर्णन इतिहास में मिलता है ना, ऐतिहासिक इमारतें हैं। उसमें रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा प्रमुख है। उसमें से कुछ प्रमुख इमारतों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ये प्रमुख इमारतें हैं। बड़े इमाम बाड़े में भूल भुलैया भी है। मतलब जो बड़ा इमाम बाड़ा है ना उसमें क्या है? एक ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहां भूल भुलैया क्या होती है? जैसे हम इंटर करें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर से घुसे थे, अब हमें किधर जाना है, वैसा कुछ देखने को हमें वहां मिलता है। इन्हें अवध के नवाबों ने बनाया था। अब ये जो चीजें हैं इन्हें किसने बनाया था? तो अवध के नवाब मतलब होते थे राजा, उन्होंने बनाया था। यहाँ की चौड़ी सड़कें
और पार्क लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। मतलब लखनऊ देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी सुंदरता का एक कारण क्या है कि वहां सड़कें कैसी है, चौड़ी चौड़ी है और बहुत सुंदर सुंदर पार्क है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हजारों लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। अब जो लखनऊ में विश्वविद्यालय जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉलेज, कॉलेज में क्या होते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। लखनऊ स्थित चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान SGPGI चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के बड़े केंद्र हैं। चिकित्सा विश्वविद्यालय मतलब मेडिकल कॉलेज, जो लखनऊ में स्थित मेडिकल कॉलेज, और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान है जो कि चिकित्सा यानी कि हमारी मेडिकल लाइन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के बहुत बड़ा केंद्र है। ये रहा हमारा पैसेज। अब हमें इसको पढ़कर समझकर क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ की राजधानी है। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो हमने पढ़ा था कि लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, यह आ जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आपको पैसेज में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। देखो इतना इजी पेपर आता है कि आपको पैसेज का जो क्वेश्चन के आंसर है वो भी पैसेज में ही मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर टिक करना है। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। लखनऊ में कई प्रसिद्ध इमारतें हैं। कैसी इमारतें हैं? ऐतिहासिक इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, नवीन इमारतें हैं और सुंदर इमारतें हैं। तो हमने पढ़ा था कि लखनऊ में कैसी इमारतें हैं? ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनका वर्णन इतिहास में मिलता है, ऐसी इमारतें हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। प्रसिद्ध का विपरीतार्थक है, मतलब विपरीत अर्थ देने वाला। इसका मतलब होता है कि प्रसिद्ध का विलोम क्या है? प्रसिद्ध मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा फेमस हो। तो प्रसिद्ध का विपरीत हो जाएगा अप्रसिद्ध, जो कि क्या हो? फेमस नहीं हो। लोकप्रिय तो क्या हो जाता है? जो फेमस हो। छोटा मतलब छोटा, अधीन मतलब किसी के अंडर में काम करना या किसी के अंडर होना। तो प्रसिद्ध का विलोम हो जाएगा अप्रसिद्ध, जो फेमस नहीं हो। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पैसेज कंप्लीट। हमने बहुत कम टाइम में पैसेज कंप्लीट कर लिया। आपको भी एग्जाम में यही स्पीड मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम लेवल की। मतलब हमारा एग्जाम कुछ ही दिनों की दूरी पर है और हमें हमारी तैयारी को बहुत अच्छा करना है। क्वेश्चन पढ़ा, टिक करा, आगे बढ़े, है ना। आश्चर्य की बात है कि अधिकांश समय तक पानी में रहने के बाद भी बतखों के पंख जो होते हैं वो सूखे बने रहते हैं। अगर हम कोई चीज पानी में डालें तो वो तो गीली हो जाती है, लेकिन भैया ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बतख होती है ना, पानी में तैरती रहती है, उनके पंख सूखे रहते हैं, गीले नहीं होते। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होते? देखते हैं, पढ़ते हैं आगे, कुछ तो हमें मिलेगा। वे घंटों पानी में तैरती रहती है और बीच बीच में डुबकी भी लगाती रहती है। ऐसा नहीं है कि वह ऊपर ही ऊपर तैर रही है। हमने देखा है ना, बहुत सी बार वो यहां से डुबकी लगाती है और दूसरी जगह से निकल आती है, पर फिर भी उनके जो पंख है वो कैसे होते हैं? सूखे ही रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? रहस्य मतलब होता है भेद। मतलब इसका रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या ऐसा रहस्य है कि उनके पंख गीले नहीं होते? क्या होता है? देखो, बतख की पूंछ की जड़ में एक छोटा सा तेल का अंग होता है। मतलब जो उनकी पूंछ होती है ना, उसकी जड़ में एक छोटा तेल का अंग होता है। एक कोई पार्ट होता है उनके बॉडी का, जिसमें से क्या होता है? तेल निकलता रहता है। बतख इस अंग को दबाकर तेल निकालती रहती है। मतलब
वो बतख उस अंग को दबाती है और तेल निकलता है। हमें पता है ना, किसी भी चीज में अगर तेल लगा दे तो फिर पानी ठहरता है क्या? नहीं ठहरता। तो वही जो पंखों पर फैल जाता है, अब वो जो तेल निकालती है वो क्या होता है? पंखों पर फैल जाता है। तो पंख हमारे, मतलब बतख के पंख गीले नहीं होते। वैसे तो सभी पक्षियों में यह तेल का अंग होता है, किंतु जलचर पक्षियों में यह सुविकसित होता है। जलचर पक्षी मतलब जलचर पक्षी होते हैं जो पक्षी जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? जलचर पक्षी। जो पक्षी पानी में रहते हैं उन्हें बोला जाता है जलचर। ये जो तेल का अंग होता है ना, ये लगभग सभी पक्षियों में होता है, परंतु जलचर पक्षी मतलब जो पक्षी पानी में रहते हैं उनमें यह विकसित होता है, उनमें यह काम करता है। पक्षियों में पसीना लाने वाला अंग नहीं होता, मतलब पक्षियों में क्या होता है? पसीना आने वाला अंग नहीं होता, पक्षियों को पसीना नहीं आता। ठीक है, ये रहा इस पैसेज का मतलब। हमने इसमें क्या सीखा कि बतख का जो पंख है वो पानी में रहने के बाद भी गीले नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें एक तेल का अंग पाया जाता है जो पंखों में फैल जाता है, इसीलिए वह गीला नहीं होता। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस रहे आपके सामने। पानी में रहने के बाद भी बतखों के पंख गीले बने रहते हैं, सूखे बने रहते हैं, ढीले बने रहते हैं या फैले रहते हैं? सूखे बने रहते हैं, गीले नहीं होते। गीले नहीं होते मतलब क्या होता है? सूखे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बतखों की पूंछ की जड़ में क्या होता है? क्या होता है बतखों की पूंछ के जड़ में? हमने अभी पढ़ा था कि बतखों की पूंछ के जड़ में एक तेल का अंग होता है जिसको बतख दबाती है और तेल बाहर निकल जाता है। तेल का अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तेल का अंग में सुविकसित होता है। किसमें विकसित होता है तेल का अंग? तेल का अंग विकसित होता है थलचर में, नभचर में, जलचर में या रात्रिचर में। किसमें विकसित होता है? अभी हमने पढ़ा था जलचर में, मतलब जो पक्षी पानी में रहते हैं उनमें। अच्छा, थलचर क्या होते हैं? जो पक्षी जमीन पर रहते हैं, थल पर रहते हैं, है ना, जमीन पर रहने वाले। और नभचर क्या होते हैं? जो आकाश में उड़ते हैं ना, आकाश में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले। उड़ने वाले पक्षी। और जलचर होता है जो कहां रहते हैं? जल में, पानी में रहने वाले। रात्रिचर कौन होते हैं? रात में चलने वाले, रात्रि में विचरण करने वाले, रात्रि में चलने वाले या घूमने वाले, ऐसे रात्रिचर उनको बोलते हैं ना। जो रात में मतलब दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, जागने वाले कर लेते हैं। ये होते हैं इन चारों वर्ड के मीनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलचर, जो कि हमने पैसेज में पढ़ा था। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्ष, अंग, बाज और विहग पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे। ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, और इस क्वेश्चन के साथ ही आप मुझे पक्षी के 5 पर्यायवाची, 5 नहीं 3 नए पर्यायवाची बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पक्षी के 3 पर्यायवाची। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा होमवर्क। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, रहस्य का पर्यायवाची होता है। रहस्य क्या होता है? रहस्य को इंग्लिश में बोला जाता है सीक्रेट, है ना। बोलते हैं ना अपने दोस्तों से कि मेरा सीक्रेट है, किसी से शेयर मत करना, तो वो सीक्रेट मतलब क्या होता है? रहस्य। तो रहस्य का पर्यायवाची क्या होता है? प्रयत्न मतलब कोशिश नहीं, प्रकट होना मतलब दिखाई देना नहीं, खोज करना, खोज मतलब इन्वेंट, खोज को बोल सकते हैं। खोज पर्यायवाची नहीं होता। खोज मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता करना, तो वो भी नहीं।
भेद, हाँ, रहस्य का पर्यायवाची होता है भेद। भेद का भी जो इंग्लिश मीनिंग होता है ना वो होता है सीक्रेट। ठीक है, 3 पैसेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये रहा अगला पैसेज आप लोगों के सामने। चौथा पैसेज है, सोलोमन इजराइल का शासक था। सोलोमन कौन था? एक व्यक्ति है जो इजराइल का शासक था। शासक मतलब होता है राजा। वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। वो कैसा राजा था? जो न्यायप्रिय था। मतलब न्याय मतलब होता है सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। तो वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। जो राजा था ना, सोलरमैन, क्या नाम है उसका? सोलोमन, सॉरी, सोलोमन जो था ना, वह अपनी प्रजा, प्रजा मतलब जैसे राजा जिस पर शासन करता था ना, जिस गांव पर या जिस शहर पर शासन करता था, वहां के लोगों को क्या बोला जाता है? प्रजा। तो वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। एक बार स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, सोलोमन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। भगवान प्रकट हो गए एक दिन उसके सपने में और बोलते हैं कि सोलोमन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं, तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो। तो सोलोमन ने क्या करा? कुछ नहीं मांगा। उसने बोला, भैया कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा, मैं एक न्यायप्रिय, और भगवान से कहा, मतलब सोलोमन से भगवान ने कहा तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। पर सोलोमन ने कुछ नहीं मांगा। उसने भगवान से क्या मांगा कि भगवान, मैं एक न्यायप्रिय राजा बनना चाहता हूं। भगवान ने उसे इसका आशीर्वाद दिया। मतलब उसने सोना चांदी गहने अमर होना ऐसा कुछ नहीं मांगा। उसने क्या मांगा कि भगवान, मैं एक न्यायप्रिय राजा बनना चाहता हूं। मतलब मैं जो भी सही हो उसको सही बोल सकूं, जो गलत हो उसको गलत बोल सकूं, किसी को भी गलत वजह से दंड ना दूं। मतलब मैं न्याय मतलब होता है सही को सही बोलने वाला, ऐसा। तो वह न्यायप्रिय राजा बनना चाहता था। उसने भगवान से यही मांगा और भगवान ने इसको बोल दिया, तथास्तु, मतलब जैसा तुम चाहो वैसा। कुछ दिनों के बाद 2 स्त्रियां झगड़ते हुए उसके दरबार में आई। अब ये बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2 लेडीसें थी, स्त्रियां थी, उनमें झगड़ा हो गया और वो कहां आ गई? राजा के दरबार में आ गई। जिसमें से एक की गोद में एक छोटा बच्चा था। उसमें से एक जो महिला थी उसके पास एक छोटा बच्चा था, मतलब चलने नहीं लगा था, गोदी में था, ऐसा छोटा बच्चा था। पहली स्त्री ने कहा, महाराज यह बच्चा मेरा है। जो 2 स्त्रियां थी ना, 2 स्त्रियां बना देते हैं, ये पहली, ये दूसरी, ठीक है। इसके हाथ में ये बच्चा है। पहली स्त्री ने कहा, महाराज यह बच्चा मेरा है और यह औरत इसे चुरा कर ले गई। पहली स्त्री बोल रही है कि महाराज जो ये बच्चा है ना ये मेरा है, और ये वाली स्त्री उसको क्या करी? चुरा कर ले आई। अब क्या हो गया? दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं महाराज यह झूठ बोल रही है, यह तो मेरा ही बच्चा है। दूसरी मानने को तैयार ही नहीं कि वह चुरा कर लाई। वह बोल रही है कि महाराज ये तो मेरा ही बेटा है। राजा ने सही बात जानने के लिए अपने नौकर से तलवार लाने के लिए कहा। अब राजा न्यायप्रिय था, न्याय करना चाहता था, तो उसने क्या बोला कि उसका जो पास में नौकर खड़ा था उससे बोला कि जाओ मेरी तलवार लेकर आओ। सोलोमन ने कहा, मैं बच्चे को 2 हिस्सों में काट दूंगा, तुम दोनों आधा आधा ले जाना। अब भैया सोलोमन राजा ने क्या कहा कि एक काम करते हैं, तुम भी नहीं मान रही हो और ये भी नहीं मान रही, दोनों बोल रही है कि ये बच्चा मेरा है, बच्चा एक है, किसको दूं? तो एक काम करते हैं कि बच्चे को काट देते हैं, आधा हिस्सा तुम रख लेना, आधा हिस्सा तुम रख लेना। तो क्या हो गया? कहाँ आ गए थे? यहाँ। जो ही सोलोमन ने बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई, उनमें से एक स्त्री बोली, महाराज बच्चे को मत मारो, उसे ही इस बच्चे को दे दो। अब जो उसकी ओरिजिनल माँ थी ना, कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे कटता हुआ देख सकती है, तो उस स्त्री ने महाराज से कहा कि नहीं महाराज ऐसा मत करो, आप एक काम करो, मुझे नहीं चाहिए आधा हिस्सा, आप एक काम करो इसको ही पूरा दे दो, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को चोट लगते हुए भी नहीं देख सकती, तो मारना तो दूर की बात है। सोलोमन समझ गया कि वही उस बच्चे की माँ है। जिस लेडी ने ये बात बोली ना, तो महाराज समझ गए कि ये दूसरी स्त्री झूठ बोल रही है। जिसने बोला कि महाराज इसको मत मारो, वही इसकी असली माँ है। तो ऐसे सोलोमन ने न्याय कर दिया। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सोलोमन अपने के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? शासन के लिए नहीं, न्याय के लिए हाँ। सोलोमन कैसा राजा था? एक न्यायप्रिय राजा था और वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कुशासन मतलब बेकार शासन करने वाला राजा नहीं, सोलोमन एक बहुत अच्छा राजा था। प्रेम के लिए प्रसिद्ध था नहीं था, वह किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन ये रहा, सोलोमन एक राजा बनना चाहता था, कैसा राजा बनना चाहता था? धनवान राजा बनना चाहता था, दयालु राजा बनना चाहता था, पराक्रमी राजा बनना चाहता था, या न्यायप्रिय राजा बनना चाहता था? कैसा राजा बनना चाहता था? तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि वह न्यायप्रिय राजा बनना चाहता था। उसने भगवान से भी यही आशीर्वाद मांगा था ना कि भगवान मैं एक न्यायप्रिय राजा बनना चाहता हूं, और भगवान ने उसको बोला था तथास्तु, मतलब जैसा आप चाहो। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे कमेंट में बताना, अगर आपके सामने भगवान आ जाए और आपसे बोले बेटा बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो आप क्या चाहोगे भगवान से? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। राजा ने सही बात जानने के लिए अपने देश से तलवार लाने के लिए कहा। राजा ने किसको तलवार लाने के लिए भेजा था? दरबारी को, भाई को, नौकर को, या सैनिक को? तो हमने पढ़ा था, याद करो, कि राजा ने अपने नौकर से तलवार लाने के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो एक बार देख भी सकते हैं। कहा? यहां। देखो ये रहा, राजा ने सही बात जानने के लिए अपने नौकर से तलवार लाने के लिए कहा। किससे कहा? नौकर से तलवार लाने के लिए कहा। ये रहा अगला क्वेश्चन, असली का पर्यायवाची है। असली मतलब होता है ओरिजिनल, उसका पर्यायवाची क्या होता है? वास्तविक। बिल्कुल, असली का पर्यायवाची होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब जो रियल हो, ओरिजिनल हो। असत्य गलत नहीं होता। नकली, नकली तो हो ही नहीं सकता। काल्पनिक मतलब होता है इमेजिनरी, तो वो भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ले गई क्रिया में कौन सा काल है? हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 काल होते हैं। ले गई मतलब ये बात हो रही है कि वह, जैसे हम बोलते हैं ना, वह मेरा पेन ले गई मतलब लेकर चली गई। किसकी बात कर रहे हैं हम? पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन भी सही होगा। ऐसा होता कि वह, अगर ये लिखा होता कि वह ले जा रही है, ऐसा ले जा रही है मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है? लेकर जा रही है, तो वो वर्तमान काल होगा। ले गई लिखा है मतलब भूतकाल होगा। और ले जाएगी अगर ऐसा लिखा होता ना कि अभी लेकर नहीं गई पर लेकर जाएगी, ये कंफर्म है, तो वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल में आ जाएगा। जिस अगर हा है ही आता है तो वर्तमान काल, गा गे गी आता है तो भविष्य काल, और ई ले गई ऐसा थी था थी वो आते हैं तो वो किस में आते हैं? भूतकाल में आते हैं। तो आपको काल के बारे में ये बात पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन खत्म। मतलब हमने 4 पैसेज कंप्लीट कर लिए जो कि एक मॉडल पेपर में आते हैं, या आपके एग्जाम में 4 पैसेज आएंगे। तो हमने 4 पैसेज पढ़कर समझकर कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बहुत कम टाइम इनको देना है क्योंकि इनके आंसर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते रहेंगे। तब तक के लिए आप प्रारंभ जूनियर जी से जुड़े रहें, और प्रारंभ जूनियर जी का अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इससे जुड़ना ना भूलें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो तो आप वहां अपने डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
और हाँ, लास्ट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, कमेंट जरूर करना। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर करना। चलिए बाय, अपना ध्यान रखना।